Yo, welcome to Physics with Vinay. I am Anopal and I'm back. This is the second lecture of Newton's laws of motion. पिछले lecture में we talked about normal force, we talked about a little bit about gravity. आज के lecture में we are going to introduce inclined planes and then we are going to go to non-inertial frames of reference, pseudo force की बात करेंगे. Let's go. Now let's talk about a block kept on an inclined plane. तो अगर inclined plane पे block रखा हुआ है, I want to find कितना acceleration होगा, कितना normal force होगा. तो once again FPD बनाता हूँ मैं. So FPD में inclined plane के FPD में it's always good to make the horizontal, the vertical, the inclined and the normal सारे axes बना दो. ये angle theta है. This is my horizontal, this is my vertical. This is the inclined, this is the normal to the inclined. ये 90 minus theta, तो ये theta, तो ये 90 minus theta, ये theta, ऐसे, ठीक है. और ये 90 minus theta. और क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? एक ग्रेविटी वर्टिकल के अलॉन्ग लगेगा एंड एक नॉर्मल फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, दिस इज द एफपीडी ऑफ द ब्लॉक. अच्छा, सो एक्सेलरेशन विल बी अलोंग द इंक्लाइन, है ना? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इट विल स्लाइड अलोंग द इंक्लाइन. सो लेट मी टेक दिस एज माय एक्स एक्सिस, दिस एज माय वाई एक्सिस. ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स कितना है? सिर्फ mg का कंपोनेंट आएगा बिकॉज नॉर्मल फोर्स तो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, नॉर्मल फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है. तो mg का कंपोनेंट कितना आएगा? mg इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, सो mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय m. सो एक्सेलरेशन इज g साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन. एंड नॉर्मल फोर्स वाई डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, सो नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज जीरो. तो वाई डायरेक्शन में क्या है? दिस इज माय वाई एक्सिस, नॉर्मल फोर्स और mg का कंपोनेंट mg cos theta in the negative y direction. So I'll have n minus mg cos theta should be 0. So very straightforward, just calculation of normal force and acceleration in a very simple situation जहाँ पे एक block is kept on an inclined plane. देख लो. Now let me give you a question जहाँ पे मेरे पास दो blocks रखे हुए हैं. और पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स. ठीक है, ट्राई करो इसको. जी के टर्म्स में आंसर आएगा और सब कुछ स्मूथ है. ट्राई करो, देख लो. मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, सो लेट्स से एक्सेलरेशन ए है दोनों का. तो कैन आई राइट पूरे सिस्टम पे, कैन आई राइट नेट फोर्स कितना होगा पूरे सिस्टम पे? एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? ग्रेविटी का कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन. आई एम टेकिंग माय इंक्लाइन एज द एक्स एक्सिस. तो पूरे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? m1 प्लस m2 इंटू जी. ये थीटा है तो ये भी थीटा है. तो m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस, सो इंटू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू m1a प्लस m2a. तो a कितना आ गया? g साइन थीटा. ठीक है, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इज g साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन. And then normal force निकालने के लिए you can draw the FPD of any one of the two blocks. Let's say M1 का निकालता हूँ. ये मेरा incline, ये मेरा normal. तो एक M1G लग रहा है नीचे, एक normal ऐसे लगेगा by the block M2 नीचे की तरफ, है कि नहीं? So once again if I take this as my x-axis, this normal is by M2 और M1. तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू n प्लस m1g साइन थीटा बाय m1. अब a का वैल्यू कितना है? g साइन थीटा. तो देखो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया? 0. नॉर्मल फोर्स कितना आया? 0. सो बोथ, सी बिकॉज बोथ आर एक्सेलरेटिंग, दिस मेक्स सेंस बिकॉज बोथ आर एक्सेलरेटिंग डाउन विद g साइन थीटा and gravity is sufficient to provide g sin theta acceleration to both of them. When there was only a single block on the inclined plane, जो इसके पहले वाला एग्जांपल था, उसमें सिर्फ ग्रेविटी लग रहा था along the incline, ग्रेविटी का कंपोनेंट लग रहा था,
और एक्सेलरेशन कितना था g sin थीटा। इस केस में भी मुझे कितना है g sin थीटा। इसका मतलब ग्रेविटी इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड g sin थीटा फॉर बोथ द ब्लॉक्स। तो और कोई फोर्स की जरूरत है ही नहीं, तो नॉर्मल फोर्स जीरो आ गया मैथमेटिकली भी, मेक सेंस। नॉर्मल फोर्स जीरो, इसका मतलब द ब्लॉक्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज इन फिजिक्स। दिखने में लग रहा है कि दे आर इन कॉन्टैक्ट, बट दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिजिक्स में कॉन्टैक्ट का मतलब है नॉर्मल फोर्स हैज टू बी नॉन जीरो। विजुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपने को। फिजिक्स में कॉन्टैक्ट या नॉट इन कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ द नॉर्मल फोर्स, रिमेंबर दैट। इफ द नॉर्मल फोर्स इज जीरो, वी विल से ब्लॉक्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, इवन दो दिखने में शायद लग रहा है कि कॉन्टैक्ट में है, बट फिजिक्स वाइज दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ये याद रखना। ठीक है, देख लो। अब एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर दो इंक्लाइन प्लेन्स है एंड आई हैव अ स्फीयर रेस्टिंग दिस वे। ये जो स्फीयर है वो इक्विलिब्रियम में है, लेट्स से 30 डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ है, तो सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू बोथ द प्लेन्स, सो बोथ द प्लेन्स विल अप्लाई द सेम नॉर्मल फोर्स। तो क्वेश्चन आस्किंग फाइंड द नॉर्मल फोर्स, जस्ट फोर्स बैलेंस करना है, ट्राई इट आउट देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन। ओके, सो जो नॉर्मल फोर्स है वो कितने एंगल पे लगेगा? द नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, करेक्ट? ये 30 डिग्री है, द नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया बिकॉज ये 60 हो गया। सो नॉर्मल फोर्स मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। सो इसका मास m दिया हुआ है, तो कैन आई राइट जस्ट द वर्टिकल फोर्स बैलेंस? कितना हो जाएगा? n cos 30 दोनों के लिए, सो 2n cos 30 शुड बी इक्वल टू mg, हो गया। ठीक है, सिंपल, ये जस्ट फोर्स बैलेंस करना है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू एन एग्जांपल ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन्स, डरना नहीं है, जस्ट ड्रॉ द FBD, n और एक mg लगेगा नीचे, जस्ट फोर्स बैलेंस करो, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं। इस टाइम लेट्स से द एंगल्स आर डिफरेंट, दिस इज 30 डिग्री एंड लेट्स से दिस इज 60 डिग्री। तो एक स्फीयर है मेरे पास, अगेन इन इक्विलिब्रियम, लेट्स से n1 n2 एंड मास m दिया हुआ है इसका, तो फाइंड n1 एंड n2। ओके, ट्राई करो देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन। अच्छा, सो इसमें वंस अगेन FBD बनाएंगे, इक्विलिब्रियम में है तो FBD बनाते हैं। सो सी दिस n1 इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, ये जो इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री पे, तो जो नॉर्मल फोर्स है n1, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये भी 30 डिग्री हो गया बिकॉज ये 60 हो जाएगा। ठीक है, so this n1 is making an angle of 30 degree with the vertical and 60 degree with the horizontal. Similarly, this n2 is making an angle of 60 degree with the vertical. Same logic. Okay. तो अगर मैं FBD बनाऊं, horizontal, vertical, एक gravity लगेगा। अच्छा, n1 is making an angle of 30 degrees to the vertical. तो मेरे पास n1 ऐसे आ गया, and n2 is making similarly an angle of 60 degree with the vertical. तो मेरे पास n2 ऐसे आ गया, ये 30, ये 60, ये 60 और ये 30। ठीक है, ओके, जस्ट फोर्स बैलेंस करना है। तो एक तरीका है कि x और y एक्सिस में बैलेंस कर देना। तो जैसे कि मेरे पास आ जाएगा n2 cos 30 n1 cos 60, एक रिलेशन आ गया, और वर्टिकल फोर्स बैलेंस कर देना। द क्विकर वे वुड बी टू जस्ट इमेजिन ये 90 डिग्री से ना n1 और n2 के बीच में, तो मैं इसी को मैं x एक्सिस ले लेता हूँ, इसको मैं y एक्सिस ले लेता हूँ। सो देन अब x एक्सिस के अलोंग अगर मैं फोर्स बैलेंस करूँ तो x एक्सिस के अलोंग n2 का तो कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, तो डायरेक्ट n1 मिल जाएगा। सो n1 x एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स होगा? n1 और mg का कंपोनेंट होगा माइनस mg cos 30, शुड बी 0, नेट फोर्स 0 है ना, तो n1 डायरेक्टली मेरे पास आ गया mg √3/2। एंड सिमिलरली y एक्सिस के अलोंग फोर्स बैलेंस करो, ये मेरा y एक्सिस है n2 के अलोंग, तो n2 और एक mg का कंपोनेंट आएगा,
minus mg sin 30 should be 0. n2 is mg by 2. ठीक है, this is the faster way of doing it. Basically, we've chosen the axis such that एक एक्सिस के अलॉन्ग सिर्फ एक ही नॉर्मल का कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिर्फ n1 का कंपोनेंट है, n2 का है ही नहीं. ठीक है. और you could have also balanced forces in the horizontal and the vertical direction as you wish. Okay. देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. देख लो, एक और क्वेश्चन है. दो इंक्लाइन प्लेन्स ऐसे है, एंगल थीटा है और एक स्फीयर रखा हुआ इक्विलिब्रियम में है, मास m है, नीचे वर्टिकल प्लेन है, मतलब नीचे ग्रेविटी लगेगा. फाइंड द नॉर्मल फोर्सेस बाय द टू इंक्लाइन प्लेन्स. ट्राई करो. ऑलराइट, तो इसका अगर मैं एफपीडी बनाऊंगा, एक तो n2 ऐसे लगेगा, एक mg ऐसे लगेगा और n1 ऐसे लग रहा है. करेक्ट. n1 कितने एंगल पे लगेगा? लेट मी जस्ट राइट mg हियर. तो ये n1 लगेगा. हाँ, तो कितने एंगल पे n1 लगेगा? n1 इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, है ना. तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा. करेक्ट. Because the incline is at an angle theta with the horizontal. Alright, तो इसमें फोर्स बैलेंस करूंगा. If you notice, horizontal direction में अगर मैं फोर्स बैलेंस करूंगा तो n1 cos of 90 minus theta would be 0 because और कोई horizontal component है ही नहीं. Basically, n1 itself becomes 0. ठीक है. So that's why I gave this particular question to show you कि यहाँ पे normal force 0 हो सकता है, even though it may look like the upper incline is in contact. But physics में contact का मतलब है नॉर्मल फोर्स हैज टू बी नॉन जीरो. यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जीरो है, मतलब द अपर इंक्लाइन इज नॉट इन कॉन्टैक्ट. ऑलराइट, फिर हो गया. अगर n1 जीरो है तो n2 का वैल्यू सिंपली mg हो गया, जस्ट बैलेंसिंग द फोर्सेस इन द y डायरेक्शन. दैट्स इट. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट आई गिव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज ये ऐसा सिचुएशन आ रहा है द नॉर्मल फोर्स इज जीरो इवन दो इट लुक्स लाइक इट इज इन कॉन्टैक्ट. ठीक है. क्वेश्चन में इफ दे आस्क यू क्वालिटेटिवली इज द स्फीयर इन कॉन्टैक्ट विद द अपर इंक्लाइन, आंसर इज नो because normal force is 0. देख लो. Alright, an interesting question. I have 3 cylinders kept symmetrically और सारे identical cylinders है, mass m दिया हुआ है और ऐसे external force से इसको equilibrium में रखा गया. ठीक है. This situation is in equilibrium. Find the normal force between A and B and between B and C. Okay. Try करो. अच्छा क्वेश्चन है. Try करो. Then take a look at my solution. So, अगर मैं A का FPD बनाऊं, एक तो mg लगेगा. Now can you see, because they are all identical, the line joining the centers or the axis of the cylinder, this will form an equilateral triangle because ये distance each side will be 2 into radius. तो ये 60 डिग्री हो जाएगा. Now normal force will be along the individual radius, correct? Perpendicular to the tangent, which is the common surface. So this will be the normal. तो यहाँ पे जो normal forces लगेंगे, let's say n, symmetrical है तो B and C will both apply the same normal force on A. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री बिकॉज दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60. ओके, वर्टिकल फोर्स बैलेंस करता है. कितना आ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल का? n cos 30, so 2n cos 30 should be equal to mg. n का वैल्यू कितना हो गया? mg by root 3. दिस इज योर आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. नॉर्मल फोर्स बिटवीन A and B और A and C दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स सेम रहेगा बाय सिमेट्री. नाउ और क्या पूछा हुआ है? फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन B and C. ठीक है, तो फिर B का FPD या C का FPD कोई भी एक पकड़ लो. B का FPD बनाता है. एक तो एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स n डैश बोलता हूँ बाय C, एक mg एंड एक नॉर्मल फोर्स बाय A which is n जो अपन ने ऑलरेडी निकाल दिया. ठीक है, तो मुझे n डैश चाहिए तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वेशन लिखता हूँ ना. ये एंगल 60 डिग्री है. अगर FPD में ऐसे बनाऊँ, टेल्स एट द ओरिजिन, सारे वेक्टर्स का टेल ओरिजिन पे बना रहा हूँ. ठीक है, तो ऐसा हो गया. और हाँ, और एक ग्राउंड का भी नॉर्मल लगेगा, एंड डबल डैश बोलता हूँ, जो अपने को पूछा नहीं गया तो नहीं चाहिए मुझे, बट एक ग्राउंड का भी ऑब्वियसली नॉर्मल लगेगा. ठीक है, तो ये मेरा FPD बन गया. ओके, सो सी देन दिस नॉर्मल इज एक्टिंग एट 30 डिग्री टू द वर्टिकल, सो 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. 30 डिग्री टू द वर्टिकल, ये 60 डिग्री. ठीक है,
सो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर लेता ना, तो ही एन डैश मुझे मिलेगा। सिंपल है, एफ शुड कैंसल आउट एन डैश एन, एन कॉस 60, एन डैश प्लस एन कॉस 60 वाला एन बाई 2। तो एन डैश कितना हो गया, एफ माइनस एन बाई 2 हो गया। दिस इज द फोर्स इक्वेशन, सॉरी द फोर्स बिटवीन सी एंड बी। एन डैश इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन सी एंड बी। ठीक है, तो दो सारे आंसर्स। इसमें एक और ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड एफ मिनिमम so that the system doesn't collapse. Collapse का मतलब क्या, कि ऐसे गिर नहीं जाता। तो गिरने का मतलब क्या, कि तुम देखो जरा एन डैश को देखो, एज यू डिक्रीज फोर्स तो एन डैश कम होता जाएगा ना, एक पॉइंट पे एन डैश जीरो हो जाएगा। एन डैश क्या, बी और सी के बीच का कॉन्टैक्ट, एक पॉइंट में एन डैश जीरो हो जाएगा बी और सी का कॉन्टैक्ट। तो उसके बाद ए विल बी एबल टू पुश बी एंड सी अवे। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ लगेगा ही नहीं तो फिर ए के वेट के कारण वो नीचे आएगा एंड इट विल पुश बी एंड सी अवे। सो टू जस्ट प्रिवेंट द सिस्टम फ्रॉम कोलैप्सिंग वी हैव टू सेट द नॉर्मल फोर्स बिटवीन बी एंड सी टू बी जस्ट जीरो इन इक्विलिब्रियम। सो एन डैश को जस्ट जीरो सेट करेंगे तो जो एफ मिलेगा इस इक्वेशन से, दैट इज अ मिनिमम फोर्स। इससे ज्यादा लगाया तो वो बी और सी कांटेक्ट में रहेंगे, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, बट इससे कम फोर्स लगाया तो ए विल बी एबल टू पुश डाउन एंड सेपरेट बी एंड सी। ऑलराइट, देख लो देख लो, अनदर नाइस क्वेश्चन। आई हैव एन एलिवेटर व्हिच इज एक्सेलरेटिंग अप विद वैल्यू ए नॉट एंड आई हैव 3 आइडेंटिकल सिलेंडर्स ए बी सी, सबका मास m है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बाय द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर ऑन सिलेंडर बी। ठीक है, तो पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए नॉट से, तीनों सिलेंडर ऊपर जा रहे हैं। ऑलराइट, ये वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं। ऑलराइट, ट्राई करो, देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन। ओके, सो अगर मैं ए का एफपीडी बनाऊं, एक नॉर्मल फोर्स बी से लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स सी से लगेगा, सिमेट्रिकली रहेंगे और एंड ये एंगल 60 डिग्री रहेगा बिकॉज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स विल ऑल फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कैन आई राइट फोर्स इक्वेशन एज एक्सेलरेशन इज ए नॉट, सो कैन आई राइट ए नॉट इज इक्वल टू एन कॉस 30 प्लस एन कॉस 30, तो 2n cos 30 माइनस mg डिवाइड बाय मास, नेट फोर्स बाय मास हो गया। तो n का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, ये n cos 30 है तो वो √3/2 में 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन A and B और A and C। नेक्स्ट क्या बचा, फाइंड द नॉर्मल बाय द फ्लोर ऑन द एलिवेटर ऑन B। सो इसमें आइदर यू कैन कंसीडर द एफपीडी ऑफ B और यू कैन इवन कंसीडर द एफपीडी ऑफ द एंटायर सिस्टम टुगेदर। अगर पूरे का मैं एफपीडी कंसीडर करूं तो ऑल थ्री आर गोइंग अप विद द सेम एक्सेलरेशन। तो ये सपोज एन डैश है, पूरे सिस्टम पे मैं फोर्स लिखूं, तीनों सिलेंडर्स का सिस्टम मान लूं, तो अपवर्ड फोर्स कितना आएगा 2n डैश, डाउनवर्ड फोर्स कितना, पूरा ग्रेविटी लगेगा -3mg शुड बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3। सबका एक्सेलरेशन सेम है, सबका मास भी सेम है, तो 3ma0। तो n डैश मेरे पास डायरेक्टली आ गया, कितना आ गया 3/2। Alright, so these are my 2 answers। देख लो, I hope you were also able to get it। फिर आगे बढ़ते हैं। Let's talk about weighing machine। So मेरे पास एक weighing machine है, person is standing। So what does the weighing machine measure? Weighing machine measures normal force। It does not measure weight of the body, it measures normal force that the body is applying on the weighing machine or the weighing machine is applying on the body। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम अगर सिर्फ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन और कोई फोर्स नहीं लग रहा है पर्सन पे, ग्रेविटी लगेगा, वेइंग मशीन का नॉर्मल लगेगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू द वेट। ठीक है, बट वी हैव सीन इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ लॉज ऑफ मोशन वी सॉ कि नॉर्मल फोर्स एंड वेट नीड नॉट बी इक्वल। ठीक है, इसके टकले पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अपन लगाएंगे तो वेइंग मशीन का रीडिंग बढ़ जाएगा बिकॉज नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, वी हैव सीन दैट। इसका सपोज वेट मास 75 kg है, ऊपर से 50 न्यूटन लगाया इसके टकले पे, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, इट हैज टू बैलेंस 50 प्लस 750। ठीक है, एंड यूजुअली द रीडिंग इज कैलिब्रेटेड
नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय जी, तो 800 डिवाइड बाय, तो केजीस में अपने को रीडिंग आता है, जो अपन रीडिंग देते हो किलोग्राम्स में होता है ना. सो दे आर मेजरिंग नॉर्मल फोर्स, द वेइंग मशीन इज मेजरिंग नॉर्मल फोर्स, बट देन जस्ट मैथमेटिकली डिवाइडिंग इट बाय जी का वैल्यू टू गिव अस अ रीडिंग इन किलोग्राम्स. तो वो कैलिब्रेशन है. अच्छा, अगर मैं बोलूं एलिवेटर में, दिस एलिवेटर इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन a नॉट, इसका मास m है, तो रीडिंग कितना आ जाएगा? ये वेइंग मशीन पे खड़ा है, रीडिंग कितना आ जाएगा? नॉर्मल फोर्स चाहिए ना मुझे. आई हैव, अगर पर्सन पे इक्वेशन लिखो, आई हैव n माइनस एम जी इज इक्वल टू n minus mg is the resultant force upwards should be equal to mass into acceleration m a naught. So n equal to, the reading would be m into g plus a naught divided by g. ठीक है, तो रीडिंग उसके मास से ज्यादा आ जाएगा. The reading will be more than the weight. दिख रहा है ना? Alright, the normal force will be more than the weight, so the reading will be more than the mass. अगर वो नीचे एक्सेलरेट करेगा तो रीडिंग will be lesser than the mass. Okay, so देख लो, एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा. देख लो, very good question. Excuse me. I have an elevator that is going, that is starting from rest at t equal to 0 and goes from the top of a building to the bottom of the building. So person is standing on a weighing machine. This is a weighing machine inside the elevator. तो weighing machine का जो reading है वो प्लॉट किया गया y axis पे यहाँ पर with time. So initially the elevator is at rest. तो पहले 2 सेकंड के लिए 80 kg रीडिंग बता रहा है, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए 60 kg बता रहा है, फिर वापस 80 kg, फिर 20 से 22 सेकंड्स पे 100 kg बता रहा है रीडिंग, एंड देन वापस 80 kg. ठीक है. सो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि इफ द एलिवेटर इज गोइंग, इज एक्सेलरेटिंग अप, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर इज अप, द रीडिंग विल इंक्रीज, एंड इफ द एक्सेलरेशन डाउन, द रीडिंग विल डिक्रीज. ठीक है. सो the question is asking find the height of the building. So it's a very nice question. Before you, so I'll ask you to solve it, but just एक चीज बताता हूँ. Try and figure out, try and plot, or try and figure out acceleration of the elevator as a function of time, and then try and use velocity as a function of time. ग्राफ से भी सोच सकते हो. Basically, it will become a problem from kinematics. Try करो, then take a look at my solution. Okay, so सबसे पहले तो we know that if it is accelerating upwards, तो मेरा normal force कितना आ जाएगा? I can write normal minus mg is equal to m a naught. तो normal मेरा हो जाएगा mg plus a naught. तो रीडिंग कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड बाय g कर दूंगा. g के वैल्यू 10 ले लेना as always. ठीक है. तो पहले तो वो रेस्ट पर है एलिवेटर, तो पहले 2 सेकंड पे कुछ नहीं हो रहा है, इट इज एट रेस्ट. So 2 seconds के लिए if it is at rest, then that means the normal force and the weight are exactly equal to each other. So the mass of the person is 80 kg. क्योंकि पहले 2 सेकंड पे वो 80 kg. ठीक है. रीडिंग, फिर the reading drops. तो इसका मतलब the elevator is going down, is accelerating down, because acceleration ऊपर रहेगा तो normal force बढ़ जाएगा mg से. तो acceleration नीचे रहेगा तो normal force कम हो जाएगा mg से. ठीक है. तो कितना हो जाएगा? अगर ए नॉट नीचे होगा, मतलब माइनस ए नॉट होगा, तो फिर एम इंटू जी माइनस ए नॉट हो जाएगा. सिंपल. तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन हो जाएगा. सो टी इक्वल टू 2 टू टी इक्वल टू 4, द नॉर्मल फोर्स इज 600 न्यूटन. सो कैन आई राइट 600 शुड बी इक्वल टू, और रादर जस्ट फिगर आउट द एक्सेलरेशन. पर्सन पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है. एम जी तो पता है अपने को 800 न्यूटन है, तो कैन आई राइट 800 माइनस एन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? नॉर्मल फोर्स 600 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो द एलिवेटर इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम 2 to 4. उसके बाद फिर से द रीडिंग बिकम्स 80 kg. इसका मतलब रीडिंग 80 kg हो गया, मतलब नॉर्मल फोर्स बैलेंसिंग mg, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया. सो t इक्वल टू 4 to 20, ये एक्सेलरेशन 0. एंड 20 से 22 अभी रीडिंग 100 न्यूटन 100 kg हो गया, मतलब नॉर्मल फोर्स 1000 न्यूटन हो गया. तो ग्रेविटी से बढ़ गया नॉर्मल फोर्स. तो t इक्वल टू 20 से 22 में पर्सन पे ऊपर
नॉर्मल फोर्स 1000 न्यूटन लग रहा है, नीचे 800 न्यूटन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 800 डिवाइड बाय 80, करेक्ट? तो दिस विल बिकम 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर डाउनवर्ड था और अभी अपवर्ड है। सो इसका मतलब क्या है? फिजिकली व्हाट इज हैपनिंग, इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग नीचे फॉर 2 सेकेंड्स, देन जो वेलोसिटी आया उसके साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन 0 हो गया, फिर एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर, मतलब डिसेलरेट कर रहा है, एंड इवेंचुअली इट मे कम टू रेस्ट। तो वो देख लेते हैं अपन। सो दिस मोशन हैज एक्सेलरेशन एज वेल एज डिसेलरेशन। तो काइनेमेटिक्स में आई हैड टोल्ड यू कि व्हेन सच अ मोशन इज देयर वेयर यू हैव एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, इट विल बी हेल्पफुल अगर अपन क्या प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सो लेट्स प्लॉट वीटी ग्राफ। तो इनिशियली रेस्ट पर है 2 सेकेंड्स तक, फिर वो एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। कब तक एक्सेलरेट करेगा? 4 सेकेंड तक। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है, 4 से 20, फिर डिसेलरेट करेगा। अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम ही है ना, तो वापस वो रेस्ट पर आ जाएगा बिकॉज सेम डिसेलरेशन से 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड तक वो डिसेलरेट कर रहा है, ठीक है? तो ये 22 सेकेंड पे इट विल कम बैक टू रेस्ट। ऑलराइट, सो मेरा ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और ये वेलोसिटी कितना होगा? I know this is 2 seconds and I know the slope of this line is acceleration 2.5, so ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, करेक्ट? 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हाइट निकाला, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एलिवेटर। क्या करेंगे अपन? एरिया ऑफ द ग्राफ, है ना? वी हैव कंबाइंड काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हियर, सो एरिया ऑफ द ग्राफ निकालना बस, हो गया। अब वो खुद कर लो। इसका एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू height 5 into sum of the base, so this is 20 and this is 16, तो देखो कितना आ जाएगा? 90 मीटर आ जाएगा ना। जस्ट चेक कर लो, आई थिंक सही क्या मैंने, राइट? सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देख लो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स इनफैक्ट आई हैव टेकन इट फ्रॉम यूएसए फिजिक्स ओलंपियाड का फर्स्ट लेवल जो एग्जाम होता है, क्वालिफायर एग्जाम जो होता है, वहां से लिया मैंने ये क्वेश्चन। ओके, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे वन सरफेस में नॉट बी डिफाइंड, मतलब जैसे कि मेरे पास एक कोन है ऑन अ सरफेस। सो यहां पे कोन का जो सरफेस है वो डिफाइंड नहीं है, मतलब वो शार्प कॉर्नर है ना। However, because the ground is defined, I can just directly say कि the normal force will be perpendicular to the defined surface. Not defined मतलब वो शार्प कॉर्नर है, तो मुझे पता नहीं वहां पे टेंजेंट कैसे बनाऊं मैं। ऐसा सिचुएशन वगैरह भी है कुछ। The normal force will be perpendicular to the inclined planes. ठीक है, because that is the surface that is defined. In reality क्या होता है? There is no such thing as a sharp corner. हमेशा कुछ तो कुछ कर्व होगा। ये इसको अगर मैं मैग्नीफाई करूंगा तो कुछ कर्व तो होगा। तो there will be a well defined surface if you zoom in. तो वहां पर जो सरफेस है ग्राउंड का, that will be tangent to that curve. जो कर्व अपने को दिखेगा नहीं, कोन में थियोरेटिकली कोन में कर्व नहीं होता, बट रियलिटी में ऐसा शार्प कॉर्नर की तरह कुछ होता है नहीं। सो देन इट मेक्स सेंस कि नॉर्मल फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस, ठीक है? ओके, देख लो। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेट्स जस्ट रिविजिट न्यूटन्स लॉज, जो एकदम स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कोई पॉइंट पार्टिकल है, उस पर अगर कोई नेट फोर्स F लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है? F by m। बट एक्सेलरेशन तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। Does force also depend on frame of reference? That is a question that we need to answer. यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक्सेलरेशन तो डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चेंज होता रहेगा, तो क्या फोर्स भी चेंज होगा? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल।
मेरे पास लेट से कोई एक ब्लॉक है लेट से 2 kg का, और उस पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स बाय मास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ सपोज a person is running at let's say 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन उसका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पर्सन के रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? 5 माइनस 3 2. Relative to person, this is going with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट द पर्सन विल सी 10 न्यूटन एक्टिंग. जो फोर्स लग रहा है कोई ऑब्जेक्ट पे, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दिस फोर्स हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अर्थ mg का ही फोर्स लगाएगा. इफ यू आर पुशिंग दिस वॉल और बोर्ड विथ 10 न्यूटन फोर्स, so whether the person is running or not, the observer suppose is running, the observer will also observe you pushing the board with 10 न्यूटन फोर्स. तुमने जितना प्रेशर और फोर्स लगा रहे हो फिंगर से, वो फ्रेम पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा. तुमको जो फील हो रहा है वो प्रेशर के कारण, फोर्स के कारण, वो थोड़ी ना फ्रेम पे डिपेंड करेगा. सो दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, बिकॉज 10 न्यूटन पर्सन को लगेगा कि 10 न्यूटन लग रहा है, बट एक्सेलरेशन 2 दिख रहा है. So basically this acceleration is force by mass. So Newton's laws hai, they are not valid in all frames of reference. So we define what is known as inertial frames. इसमें Newton's laws are valid. Non-inertial frames होते हैं, इसमें Newton's laws are not valid. Fortunately, ground frame जो है, that is an inertial frame. Inertial frame का example ground frame जो है, that is fortunately an inertial frame. तो अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे, ब्लॉक को रखा हुआ है, ब्लॉक पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर रहा है, ये किस फ्रेम में है? ग्राउंड फ्रेम में. तो वहां पे न्यूटन लॉज आर वैलिड. हाउ टू चेक इफ इन अ फ्रेम वेदर अ फ्रेम इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? सो अ फ्रेम इज इनर्शियल इफ न्यूटन लॉज आर वैलिड. तो एक्सपेरिमेंटली कैसे चेक करेंगे? जस्ट देख लो, जैसे कि इस ब्लॉक पे देख लो कितना फोर्स लग रहा है, मेजर कर लो कितना फोर्स लग रहा है, देख लो कि क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन मेजर करो, चेक करो. दिस F equal to ma. If it is equal, then that frame is inertial. Simple. So ground frame is actually approximately inertial because Earth rotate कर रहा है. तो rotating frame जो है वो actually non inertial होता है, बट उसका इफेक्ट बहुत स्मॉल है, जो अपन थोड़ा सा सर्कुलर मोशन या ग्रेविटेशन में एक्चुअली बात करेंगे अपन. ठीक है, फॉर नाउ ग्राउंड फ्रेम इज इनर्शियल, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड. Non-inertial frames are those in which Newton's laws are not valid. So इसमें non-inertial frames are the ones that are accelerating with respect to another inertial frame. मतलब जैसे ग्राउंड फ्रेम से के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन के कारण गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज अगर वो ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके रिलेटिव ब्लॉक का एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, फिर न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होगा. ठीक है. So any frame that is accelerating with respect to ground I know is an inertial frame, then that frame becomes a non-inertial frame, जहाँ पे Newton's laws are not valid. कोई भी frame अगर constant velocity से जा रहा है with respect to ground frame, that frame will be inertial. If this person was running at a constant velocity with respect to ground, then that person will be an inertial frame, क्योंकि वो person के frame में acceleration अभी भी 5 ही रहेगा, तो Newton's law valid रहेगा. Okay. Now there is a way to actually write Newton's laws of motion. अगर अपने को जबरदस्ती Newton's law लिखना है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, then we can use a mathematical trick by introducing what is known as a pseudo force. So pseudo force is not a real force, it's just a mathematical trick. एक imaginary force है, अगर वो include करें अपन, then नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी Newton's law अपने को mathematically valid हो जाएगा. It's for mathematical convenience. So pseudo force is defined as जिस ऑब्जेक्ट पे अपने को लिखना है, जिस ऑब्जेक्ट पे pseudo force लिखना है, उसका मास
टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ये इंपॉर्टेंट है, दिस एक्सेलरेशन इज ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, एंड द सूडो फोर्स का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन। तो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर पर्सन इज रनिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। अब इस ऑब्जेक्ट पे मुझे सूडो फोर्स लिखना है, तो सूडो फोर्स क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 kg, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो फ्रेम मतलब पर्सन इज एक्सेलरेटिंग टू द राइट, तो सूडो फोर्स विल एक्ट टू द लेफ्ट। कितना लगेगा सूडो फोर्स, 2 × 3 6 न्यूटन। अब जरा देखो नेट फोर्स कितना हो गया, इफ आई कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन, न्यूटन्स लॉ अगर वैलिड है, न्यूटन लॉ अज्यूम करो कि चल रहा है यहाँ पर वैलिड, तो कैसे निकालूंगा मैं, नेट फोर्स 10 - 6 डिवाइड बाय मास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, जो अपने को काइनेमेटिक्स से भी निकला था 5 - 3। तो यहाँ पे अभी न्यूटन्स लॉ वैलिड आ गया ना। When you write Newton's law in a non-inertial frame, you will get the acceleration relative to the non-inertial frame. So that is why we got acceleration 2 meter per second squared of the block, which is the acceleration relative to the non-inertial frame, which is the person. Okay. So now it's very straightforward. If ever you want to work in a non-inertial frame, you want to draw the FBD of an object in a non-inertial frame, draw the real forces as usual. In addition, just include a pseudo force and then जस्ट नॉर्मल मतलब जस्ट यूजुअल की तरह ट्रीट करना है, फोर्स इक्वेशन एक्स वाई डायरेक्शन में लिखना है जैसे अपन हमेशा करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, देख लो अच्छी तरह से समझ लो, दिस इज द की हियर। ऑलराइट, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स जस्ट रीविजिट द सेम प्रॉब्लम जो थोड़ी देर पहले किया था। जैसे मेरे पास 3 स्फीयर्स थे, ऐसा था, एंड ये एलिवेटर में था, नॉर्मल फोर्स वगैरह पूछा था बिटवीन द स्फीयर्स, है ना। तो उसमें हम लोगों ने ए का एफपीडी बनाया था, वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था। नाउ इफ आई जस्ट वांटेड टू रीडू द सेम प्रॉब्लम बट इन द एलिवेटर फ्रेम, तो अगर मैं एलिवेटर फ्रेम में जाऊं, एलिवेटर फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम, तो मतलब इट इज नॉन इनर्शियल। तो एलिवेटर के फ्रेम में अगर मैं ए का एफपीडी बनाऊं तो अपना यूजुअल नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही, mg भी लगेगा, बट बिकॉज एलिवेटर इज गोइंग अप तो सूडो फोर्स विल बी एक्टिंग डाउन। सूडो फोर्स किसका एफपीडी बना है, ए पे, तो सूडो फोर्स विल बी मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर व्हिच इज ma0, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज अपवर्ड्स। अब एलिवेटर के फ्रेम में ए इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज एलिवेटर के फ्रेम में तो ए बी सी सब रेस्ट पर है। तो अब एलिवेटर के फ्रेम में मैं फोर्सेस बैलेंस करूंगा, ग्राउंड फ्रेम में ए का एक्सेलरेशन ऊपर था, बट एलिवेटर फ्रेम में फोर्सेस अभी बैलेंस करूंगा बिकॉज ए इज एट रेस्ट। तो जैसे मैंने बोला, जस्ट नॉर्मल फोर्स ग्रेविटी है, तो रियल फोर्सेस है, एंड इन एडिशन यू जस्ट हैव टू इंक्लूड अ सूडो फोर्स। तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, n cos 30 × 2, और नीचे की तरफ बैलेंसिंग आउट द नेट डाउनवर्ड फोर्स शुड बी mg + ma0। तो यही तो निकला था अपना। This is the same normal force that we got by writing the force equation in the ground frame. See, any frame of reference you choose, the physics is not going to change. You can choose any frame of reference. बस काफी time a non-inertial frame is mathematically more convenient. That's why we are studying this. अगर वो वेइंग मशीन वाला एग्जांपल यूज करूं, ये ऊपर A0 से जा रहा है, इसका रीडिंग। अब अगर मैं वेइंग मशीन के फ्रेम में जाऊं, सॉरी एलिवेटर फ्रेम में जाऊं, एलिवेटर के फ्रेम में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, एक mg लगेगा, एंड सूडो फोर्स लगेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ पर्सन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम व्हिच इज एलिवेटर, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब पर्सन इज इन इक्विलिब्रियम इन एलिवेटर फ्रेम, पर्सन खड़ा है एलिवेटर के फ्रेम में, तो नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, mg + ma0। रीडिंग कितना आ जाएगा, m × g + a0 डिवाइड बाय g। यही तो आया था अपने को ग्राउंड फ्रेम से भी करने में, तो ऑब्वियसली सेम ही आंसर्स आएंगे।
But just to give you an idea of how to apply the concept of pseudo force, we look at more complex examples where pseudo force non-inertial frame will be more helpful compared to ground frame. वो देखेंगे. ये देख लो. अगर मैं अभी तुमको एक क्वेश्चन दूं, एलिवेटर है और एक इंक्लाइन सरफेस है एलिवेटर के अंदर, एक ब्लॉक है मास m, इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन a नॉट. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर एंड फाइंड द नॉर्मल फोर्स. जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ब्लॉक पे बाय द इंक्लाइन सरफेस वो भी निकालो और एंगल थीटा दिया हुआ है. ठीक है, ट्राई करो, देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. जस्ट वर्क, बिकॉज डायरेक्ट पूछा हुआ है एक्सेलरेशन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो डायरेक्ट एलिवेटर के फ्रेम में ही जाओ, ड्रॉ द एफपीडी, इंक्लूड द सूडो फोर्स एंड गेट द एक्सेलरेशन. ट्राई करो. ओके, सो एलिवेटर फ्रेम में दिस इज माय इंक्लाइन, माय नॉर्मल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. तो क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक mg, एक नॉर्मल. अब बिकॉज एलिवेटर इज गोइंग अप, द सूडो इज एक्सेलरेटिंग अप, द सूडो फोर्स विल एक्सेलरेट, विल एक्ट डाउनवर्ड्स. कितना लगेगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. नाउ अगर ये मैं एक्स एक्सिस चूज करूं, ये वाई एक्सिस चूज करूं अलोंग द इंक्लाइन, आई नो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक is going to be along the incline in the elevator frame. elevator frame में incline is stationary, तो ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में स्लाइड करेगा? ऐसे ही जाएगा ना, along the incline. so x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? कितना फोर्स लग रहा है? mg और ma नॉट का रिजल्टेंट का साइन थीटा cos ऑफ 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय मास. दिस इज माय a relative, मतलब acceleration of block with respect to elevator. It will be along the incline. And normal force balance करो forces y axis के along. Elevator के frame में there is no motion along the y axis. So normal force must cancel out ma naught और mg का y component which is cos theta. तो ये मेरा normal force हो गया. ठीक है, तो acceleration भी आ गया, normal force भी आ गया. So it's quite straightforward in the elevator frame. देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. इसका एप्लीकेशन काइनेमैटिक्स में भी आता है, जैसे कि एलिवेटर है, एक्सेलरेशन ए नॉट से जा रहा है, तो रेंज पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है. तो रेंज मतलब विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर पूछा. रेंज एलिवेटर के फ्रेम में वो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा. तो एलिवेटर इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन ए नॉट एंड लेट्स से t इक्वल टू 0 पे projectile is launched and elevator is stationary. Elevator starts from rest. तो एलिवेटर फ्रेम एंड ग्राउंड फ्रेम में इनिशियल वेलोसिटी और एंगल u and थीटा ही हो जाएंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे बेसिकली एट एनी इंस्टेंट उस पे फोर्सेस क्या लग रहा है, पार्टिकल पे फोर्सेस क्या लग रहा है, mg, और एक सूडो फोर्स लग रहा है ma नॉट. तो जो एक्सेलरेशन हो गया पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर वो g प्लस a नॉट डाउनवर्ड हो गया. तो इट्स जस्ट एज इफ g हैज बीन रिप्लेस्ड बाय g प्लस a नॉट. करेक्ट. तो रेंज मेरा कितना आ जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा g के जगह g प्लस a नॉट. टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g के जगह g प्लस a नॉट. सिंपल. ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन जब करते हैं, पर्सन ड्रॉप्स अ कॉइन, काइनेमैटिक्स रिलेटिव मोशन में करते हैं, तो वी हैड फाउंड आउट कि एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन या फोन ड्रॉप करते. चलो, तो एक्सेलरेशन ऑफ फोन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या क्या फोर्स लगेगा? एक mg और एक सूडो फोर्स ऊपर जा रहा है. एक्सेलरेशन एलिवेटर का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो कितना हो जाएगा? mg प्लस ma नॉट डिवाइड बाय m, g प्लस a नॉट डाउनवर्ड. तो यही तो अपने काइनेमैटिक्स में भी रिलेटिव मोशन से निकाला था. ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ न्यूटन्स लॉज आल्सो गिव अस द सेम रिजल्ट फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द फोन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर. यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस नाउ. ठीक है, यहाँ पे सी ये जो रिलेशन है g की जगह g प्लस a नॉट, समटाइम्स दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव g.
ये जो है आगे के चैप्टर्स में यूजफुल, इट विल बी यूजफुल फ्लूइड्स वगैरह में वील सी लेटर ऑन कि यू कैन डिफाइन एन इफेक्टिव जी, इट्स एज इफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी डाउनवर्ड्स है उसको रिप्लेस कर दिया बाय जी इफेक्टिव इन द फ्रेम। तो इस केस में ए नॉट ऊपर है, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर ऊपर है, तो जी वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर कितना हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा ना वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, तो इसलिए मेरे पास जी प्लस ए नॉट आ रहा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। Even if the elevator is accelerating to the right, you can do the vector sum, vector subtraction to get what we can call as the G factor. It's like the resultant forces of gravity and pseudo is acting along that G factor. ठीक है, तो ये अपन और इसका और यूज थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा मैथमेटिकली, आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, nice question. I have a box in which a particle is thrown at with velocity u at an angle theta, vertical downwards है. At the instant it is thrown, that is the starting point t equal to 0 पे. Box also starts from rest with acceleration e naught. Find theta if the motion of the particle with respect to box is a straight line motion. तो box के frame में वो straight line motion है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के टर्म्स में भी सोच सकते हैं, बट अगर मैं बॉक्स के फ्रेम में जाऊं तो बॉक्स के फ्रेम में पार्टिकल पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, एक mg, एंड बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स इज हॉरिजॉन्टली टू द राइट, सूडो फोर्स विल एक्ट टू द लेफ्ट, तो रिजल्टेंट जो होगा दैट इज व्हाट वी कॉल एज mg इफेक्टिव। m into g effective will be like the net force of gravity and pseudo force, उसको it's like we've replaced gravity by this. Now it should be very obvious because acceleration ऐसे होगा पार्टिकल का, और ये g इफेक्टिव यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बिकॉज दे आर 90 डिग्रीज, तो वो बेसिकली एक्सेलरेशन हो जाएगा पार्टिकल का। सो वेरी सिंपल, व्हेन द वेलोसिटी इज अलोंग द सेम लाइन एज द एक्सेलरेशन, तो ये वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, है ना, इट विल डिसलरेट and then it may come back depending on where the wall is. तो ये जो theta angle at the velocity should also be the angle that the resultant force is making. तो resultant force एक ma naught है, एक mg है, ये जो angle theta है वो कितना होगा, tan theta is g by a naught, ठीक है। So this angle is g by a naught, and that is the angle that the initial velocity should also be at. देख लो। Now, very good question. I have a wedge that is being accelerated at acceleration a naught. So question is asking, find the acceleration of the block with respect to the wedge. तो wedge का मतलब, wedge is just a word for triangle बोलो, prism बोलो इसको, triangle बोलो, कोई भी random shaped object को wedge बोल देते हैं मैकेनिक्स में, ठीक है। सो द वेज इज बीइंग एक्सेलरेटेड एट a naught एंड पूछा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज एंड फाइंड द नॉर्मल फोर्स बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, ठीक है। और ट्राई करो, गो इन द वेज फ्रेम बिकॉज उसी के फ्रेम में एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, गो इन द वेज फ्रेम, ट्राई इट आउट, देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन। ओके, सो वेज के फ्रेम में क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, ये एंगल मेरा थीटा है, ये मेरा नॉर्मल है, एक mg m a naught pseudo force लेफ्ट में लगेगा ना, मास ऑफ अ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज टू द लेफ्ट, एंड एक नॉर्मल फोर्स। सो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा, बाकी सारे एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएंगे। ओके, सो लेट मी टेक दिस एज द x axis, दिस एज द y axis, बिकॉज द मोशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज इज ओनली गोइंग टू बी अलोंग द इंक्लाइन। वेज के फ्रेम, वेज के ऊपर तुम जाके बैठ के देखोगे तो ब्लॉक कैसे जाएगा, अलोंग द इंक्लाइन। तो कैन आई से acceleration of the block with respect to wedge, क्या क्या फोर्स लगेंगे, mg sin theta 90 minus theta ना, तो mg into cos of 90 minus theta sin theta, ma naught cos theta ऊपर की तरफ, तो minus ma naught cos theta, I've taken downward as positive x axis divided by mass, तो ये मेरा ये रिलेटिव आ गया। नॉर्मल फोर्स, because the acceleration is only along the x-axis with respect to the wedge, y direction में कोई acceleration है नहीं तो कोई force है नहीं, बैलेंस करो force,
normal force should be balancing mg cos theta plus ma naught sin theta, this is 90 minus theta. तो ये मेरा नॉर्मल फोर्स हो गया, सिंपल. ठीक है. सो दैट इज व्हाई वेज फ्रेम इज यूजफुल, दैट इज व्हाई वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, बिकॉज काफी बार नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता होता है मुझे पता है कि वेज के फ्रेम में एक्सेलरेशन इसके अलोंग है, तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स बैलेंस कर सकता हूँ, तो इमीडिएटली मुझे नॉर्मल फोर्स आ जाएगा. ठीक है. ग्राउंड फ्रेम में थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा. सो इसमें दे कैन ऑल्सो आस्क यू find A naught such that block is at rest with respect to wedge. तो मतलब A रिलेटिव को जीरो कर दूंगा ना, A रिलेटिव को जीरो करो, देखो A नॉट का वैल्यू क्या आ गया, G tan थीटा. इससे सो ये वी विल काइंड ऑफ रिमेंबर दिस, कोई क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये काफी यूजफुल हो जाएगा. सो इफ यू एक्सेलरेट द वेज एट G tan थीटा, द ब्लॉक इज गोइंग टू रिमेन एट रेस्ट. So what is going to happen is, if you accelerate the wedge lesser than G tan theta, तो gravity का component will be more than pseudo का component along the incline. ये कहाँ से आया, A relative gravity का component minus pseudo का component. तो अगर acceleration कम है, मतलब pseudo force कम कर दिया, तो gravity का component will be more than pseudo force का component, and the block will slide down. If A naught is lesser than G tan theta, ब्लॉक का ए रिलेटिव डाउन द इंक्लाइन होगा. बट इफ ए नॉट इज ग्रेटर देन जी tan थीटा, मतलब सूडो फोर्स इतना बढ़ा दिया तुमने कि सूडो का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन विल ओवरकम ग्रेविटी का कंपोनेंट एंड द ब्लॉक विल स्लाइड अपवर्ड्स. उस केस में ए रिलेटिव ऊपर होगा. ठीक है. आई होप ये पूरा समझ में आ गया तुमको. इसमें एक और चीज पूछ सकते हैं, फाइंड minimum A naught such that block loses contact. तो block loses contact मतलब क्या, नॉर्मल फोर्स जीरो करो. तो देखो A naught का वैल्यू कितना आ गया, माइनस जी कॉट थीटा है ना. यहाँ से देखो, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी वुड लाइक टू रिमेंबर. माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में. मेक सेंस कि तुम वेज पे लेफ्ट में जाओगे तो फिर कॉन्टैक्ट लॉस का चांस है. तो कितना मिनिमम एक्सेलरेशन से लेफ्ट में लेके जाना चाहिए, जी कॉट थीटा. उस केस में जस्ट नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज विल बिकम जीरो. तो अगर व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द वेज बिकम्स जी कॉट थीटा टू द लेफ्ट, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, कॉन्टैक्ट लॉस हो गया ना, तो सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, तो जी डाउनवर्ड्स हो जाएगा. सिंपल. ग्राउंड फ्रेम में जी डाउनवर्ड्स. ठीक है. ग्राउंड फ्रेम में जी डाउनवर्ड्स होगा. ओके, देख लो, फिर और क्वेश्चंस करते हैं. देख लो, एक क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं. वेज है, ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है, एंगल थीटा है, और एक्सटर्नल फोर्स ऐसा पुश कर रहा है, सब कुछ स्मूथ है. फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स दैट शुड पुश द वेज सच दैट द ब्लॉक एंड द वेज मूव टुगेदर. यहाँ पे ब्लॉक्स मतलब ब्लॉक एंड द वेज, दे बोथ मूव टुगेदर. एंड एट दैट फॉर दैट फोर्स फाइंड आल्सो द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज. ट्राई करो. ओके, सो आई नो कि कितने एक्सेलरेशन से जाना चाहिए सो दैट दे मूव टुगेदर. जी tan थीटा, पूरा सिस्टम इज मूविंग टुगेदर. And I know the acceleration should be G tan theta. So therefore force should be 2mg tan theta. Mass into acceleration. दोनों का सेम एक्सेलरेशन है ना, तो दोनों का मास भी सेम है, तो 2m into G tan theta. एंड नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे, आइदर वन वे इज टू गो इन द फ्रेम ऑफ द वेज, जो अपने को मैंने ऑलरेडी बताया पिछले स्लाइड में. जस्ट गो इन द फ्रेम ऑफ द वेज, ड्रॉ द ग्रेविटी, सूडो एंड बैलेंस द नॉर्मल फोर्स. सो लेट मी शो यू अनदर वे just for variety कि यहाँ पे ground frame is also quite quick because I know ground frame में acceleration of the block is only in the horizontal direction because wedge के साथ move कर रहा है, wedge के frame में वो rest पर है, तो ground frame में they are moving together, so block has only horizontal acceleration. तो block के ground frame में block पे क्या force लगेगा, normal और एक mg. तो horizontal direction में कौन acceleration provide करने वाला है, सिर्फ normal. So can I say acceleration, which is G tan theta, should be equal to n sin theta, horizontal component of normal divided by mass. This is the FPD of the block. तो normal force देखो कितना आ जाएगा, mg divided by cos theta. ठीक है, this will be your answer. देख लो.
ठीक है. सो लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. सी वी सॉ, दोनों का मास सेम है ब्लॉक एंड वेज का. वी सॉ कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू मेक द सिस्टम मूव टुगेदर. 2 mg tan थीटा देगा ना, एक्सेलरेशन g tan थीटा होना चाहिए. तो इस केस में 30 डिग्री होगा तो g by रूट 3, तो 2 mg by रूट 3 होना चाहिए. टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन इज g tan थीटा g by रूट 3. पर अभी मैं उसका डबल करता हूँ फोर्स. So let's say force is 4 mg by root 3. And the question is asking us find acceleration of the block relative to the wedge. तो ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ. जो स्टैंडर्ड तरीका है इसको करने का, जो यूजुअली किया जाता है, इज यू ड्रॉ द एफपीडी ऑफ द ब्लॉक, राइट द फोर्स इक्वेशन ऑफ द ब्लॉक इन द वेज, इन द फ्रेम ऑफ द वेज. एक अलोंग द नॉर्मल, एक अलोंग द इंक्लाइन. फोर्स इक्वेशन लिखो, फिर वेज पे भी फोर्स इक्वेशन लिखो. तो उसमें 3 इक्वेशन आ जाते हैं, 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाते हैं, सॉल्व करना पड़ता है. Here I'm going to show you a better method on how to solve such questions by completely avoiding the internal normal force. So first lecture के starting में मैंने बोला था, if you choose both the blocks, both the objects as your system, and then you write the net force, तो only external forces आएंगे. तो internal जो normal force है वो आएगा ही नहीं, तो उसका वेरिएबल आएगा ही नहीं, तो उसका एक इक्वेशन कट जाएगा, मतलब जरूरत नहीं होगा वो इक्वेशन. सो देखते हैं कैसे करेंगे. So see, I know this is greater than acceleration, this force is greater than 2 mg tan theta, है ना. तो I know कि the block is going to accelerate upwards with respect to the wedge because pseudo force अभी ज़्यादा हो गया. Even if you do not know that, you can assume the acceleration of the block with respect to the wedge downwards, वो automatic negative आ जाएगा, मतलब upwards आ जाएगा. You can assume it in any direction, ठीक है. So let me assume it upwards. तो ये A relative ऐसा है. And let's say wedge का acceleration A है. So wedge का acceleration A and block का acceleration with respect to wedge A relative. Okay, so पूरे सिस्टम पे अगर मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को मेरा सिस्टम मान लिया, तो कैन आई राइट एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली F इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. कैन आई राइट इट इज इक्वल टू m1a1 plus m2a2. तो वेज के लिए ma और ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक would be acceleration of block with respect to wedge plus acceleration of wedge. ये तो रिलेटिव इक्वेशन है. ब्लॉक माइनस वेज इज रिलेटिव एक्सेलरेशन, है ना. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट हैंड साइड पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा. ए रिलेटिव का कितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए रिलेटिव cos 30 नेगेटिव प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज व्हिच इज पॉजिटिव है. क्या लिखा मैंने, एक्सटर्नल फोर्स इज m1a1 plus m2a2. दिस इज फॉर द वेज एंड दिस एंटायर थिंग इज फॉर द ब्लॉक. ठीक है, तो ये मेरा एक इक्वेशन आ गया और एफ का वैल्यू तो मुझे पता है. And now let me write the force equation on the block with respect to the wedge. तो अगर मैं wedge frame में जाऊँ, wedge frame में जाना ही पड़ेगा because A relative लिखना पड़ेगा ना. ये 30 डिग्री क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, एक mg, एक ma और एक नॉर्मल. ये मैं x एक्सेस अगर चूज कर लूँ यहाँ पर wedge के फ्रेम में, तो नॉर्मल का तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं x एक्सेस के अलॉन्ग. सो कैन आई राइट A relative, let me choose x axis as upwards because मैंने A relative upward choose किया ना. So A relative would be ma cos 30 minus mg cos 60 divided by m. ठीक है, मेरा A relative आ जाएगा A root 3 by 2 minus g by 2. तो अभी अपने को सिर्फ 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ 3. स्टैंडर्ड मेथड में यू विल हैव टू इंक्लूड द नॉर्मल फोर्स वेरिएबल एंड सॉल्व 3 इक्वेशंस. यहाँ पे वी ओनली नीड 2. ठीक है, सो द आइडिया इज टू राइट वन इक्वेशन ऑन द एंटायर सिस्टम इन द ग्राउंड फ्रेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड द अदर इक्वेशन फॉर द ब्लॉक इन द वेज फ्रेम एंड राइट इट अलोंग द इंक्लाइन. अब सिंपल है, मुझे क्या चाहिए, ए रिलेटिव चाहिए ना. तो यहाँ से ए निकाल के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. सिंपल है. फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या आ रहा है, एफ का वैल्यू 4 mg by 3 है. 4 mg by root 3 should be equal to ma. यहाँ पर क्या है, ma plus ma, 2ma है ना यहाँ पर. So 2m into acceleration कितना, a का वैल्यू कितना आ रहा है देखो. This will be a relative plus यहाँ से a लिख लेता हूँ, कितना आ जाएगा 2a relative by root 3 plus g by root 3. यही आ रहा है इस इक्वेशन से. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. ठीक है,
एंड और क्या बचा, माइनस एम ए रिलेटिव रूट 3/2. ठीक है, I've just substituted a from the second equation and put it here in the first equation. यहाँ पर. ओके, मास तो कट गया. सॉल्व कर लो यार, ए रिलेटिव के लिए देखो कितना आ रहा है. ये आ जाएगा 4g/5. तो कैलकुलेशन खुद ही कर लो यार, सिंपल है. ठीक है, चेक कर लो, मैंने भी करेक्ट किया. ऑलराइट, सो दिस इज अ टफ लेवल क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड लेवल क्वेश्चन दैट वी जस्ट सॉल्व. इसलिए मैंने किया. अभी एक तुमको देता हूँ ट्राई करने को सिमिलर लेवल पे. देख लो अच्छी तरह से, प्रोसेस समझ लो. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. अनदर गुड लेवल क्वेश्चन. आई हैव अ वेज जिसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है और उसको रिलीज कर दिया. सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स नाउ. पिछले क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स था, इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स है नहीं. मतलब कोई हॉरिजॉन्टल पुशिंग फोर्स है नहीं ऑन द वेज. तो ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा, वेज राइट में पुश हो जाएगा. तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द वेज. ये दो चीजें निकालना है. तो इट्स एक्चुअली स्लाइटली सिंपलर देन द प्रीवियस क्वेश्चन, बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में जो फोर्स इक्वेशन लिखा था वो एफ के जगह भी जीरो आ जाएगा ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं. ठीक है, एंड बोथ हैव सेम मास, राइट. सो जस्ट ट्राई द टू इक्वेशन दैट वी रोट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, फॉलो द सेम प्रोसेस, ट्राई इट आउट, फिर मेरा सोल्यूशन देखो. अच्छा, सो पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं. सो कैन आई राइट एक्सटर्नल फोर्स 0 शुड बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड अगर मैं पॉजिटिव लूँ तो वेज के लिए एम ए, एंड ब्लॉक के लिए once again I can write acceleration of block is acceleration of block with respect to wedge plus acceleration of wedge. पूरा horizontal component लिखना मुझे. So mass of block into, अब acceleration of block का horizontal component, a relative का कितना component है, a relative cos 45 horizontal direction में, left में तो माइनस आ जाएगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव लिया, और वेज का एक्सेलरेशन पूरा a. ठीक है, सो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया. तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली क्या मिल रहा है, मुझे ए का वैल्यू क्या आ रहा है, ए का वैल्यू आ गया ए रिलेटिव बाय 2√2 आ गया ना. ठीक है, आई यूज दिस लेटर ऑन. नेक्स्ट इक्वेशन व्हाट विल वी डू, ए रिलेटिव के बारे में कुछ तो लिखना पड़ेगा मुझे. सो आई राइट इट इन द फ्रेम ऑफ द वेज. सो वेज फ्रेम में ये मेरा इंक्लाइन है, ये मेरा नॉर्मल है. क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, वेज इज गोइंग टू द राइट तो एक सूडो फोर्स टू द लेफ्ट लगेगा ब्लॉक पे, एक mg लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो अपने को जरूरत है नहीं. सॉरी, नॉर्मल फोर्स ये नॉर्मल है. ठीक है, दिस इज माय नॉर्मल. सो लेट मी टेक दिस एज एन एक्स एक्सिस बिकॉज आई नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक with respect to the wedge is going to be downwards now. So ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री. ओके, सो कितना एक्सेलरेशन होगा ए रिलेटिव along the x axis, सब एंगल 45 है. सो mg cos 45 प्लस ma cos 45, mg cos 45 प्लस ma cos 45 डिवाइड बाय m. तो ए रिलेटिव आ गया g/√2 प्लस a/√2. अब a क्या था, ए रिलेटिव बाय 2√2, तो ये क्या बन जाएगा, ए रिलेटिव बाय 4 बन जाएगा ना. जैसे ए को सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर. हाँ, तो आ गया ए रिलेटिव का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, ये 3/4, तो ये हो जाएगा 2√2g/3. चेक कर लो सही कैलकुलेशन क्या मैंने. ठीक, तो ये मेरा आंसर हो गया, ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज. और क्या पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज, वो तो ए रिलेटिव बाय 2√2 हो गया, तो जस्ट बाय 2√2, तो ये g/3 हो गया ना. ठीक है, अगर तुमको नॉर्मल फोर्स भी पूछा गया सपोज, तो वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज अभी वेज के एफपीडी पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ये एंगल थीटा. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कितना फोर्स लगेगा, n sin थीटा डिवाइड बाय मास शुड बी एक्सेलरेशन व्हिच इज g/3. सोचो, नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल एक्सेलरेट द वेज टू द राइट, तो नॉर्मल फोर्स भी मेरे पास डायरेक्टली आ गया. sin थीटा तो 1/√2 है, तो √2/3 mg. If you are asked normal force, you can quickly calculate it by writing the force on the wedge in the horizontal direction. ठीक है, so this was actually a question from Irodov. If you're able to solve it or understand it, congratulations. This is a good level question, considered to be one of the tougher questions in laws of motion chapter in Irodov.
बट आई होप आई हैव शोन यू द आई होप यू अंडरस्टूड द शॉर्ट मेथड जहाँ पे अपन नॉर्मल फोर्स इन्वॉल्व ही नहीं करता. इनडोम में वैल्यूज अलग दिए, m1 m2 और थीटा कुछ थे, मैंने जस्ट वैल्यू वगैरह 45 डिग्री करके दिया, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. ठीक है, देख लो, समझ लो अच्छी तरह से. That's it for today. I'll see you at the top. Good night.